भाषा। हाँ हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक नाट्य। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थानी भाषा व साहित्य। राजस्थानी भाषा व साहित्य। ठीक है, राजस्थानी भाषा व साहित्य। भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने बेसिक से इमोशन व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची बनी हुई है, कितनी, कौन सी अनुसूची बनी हुई है? 8वीं अनुसूची। इसमें 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। कितनी? 22 संवैधानिक भाषाएं। लेकिन इसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। ठीक है, राजस्थानी शामिल नहीं है इन 22 संवैधानिक भाषाओं में। अगर राजस्थानी भी संवैधानिक भाषा में शामिल हो जाए तो यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है, तो जिसमें लिटरेचर का पेपर होता है, उसमें राजस्थानी भी शामिल हो जाएगी, अगर राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा मान्यता मिल जाती है। पहले आरएएस में 20 नंबर की राजस्थानी भाषा आती थी। ठीक है, लेकिन उसको इसी आधार पर चैलेंज किया गया कि ये हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है, इसलिए इसको हटाया जाए। इसके बाद ये 20 नंबर का इसमें से हटा दिया गया। नहीं तो पहले 20 नंबर की क्या आती थी? राजस्थानी भाषा आती थी। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा व साहित्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो हम सबसे पहले जो उत्पत्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है हमारी, जिससे लगभग सभी भाषाओं का उत्पन्न हुआ? संस्कृत। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आती है? संस्कृत। लेकिन उसके पहले भी भाषा तो प्रचलित में थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय की हमें लिपि तो मिलती है, लेकिन अभी वो पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसलिए हम शुरुआत कहाँ से मानते हैं? वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड में वेद लिखे गए और वेदों को हमने पढ़ लिया है। वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक है, और वेदों में किसका जिक्र किया गया है? आर्यों का। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य लोग श्रेष्ठ लोग, ऐसा मानते हैं कि आर्यों के द्वारा ही वेद लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो हम रामायण महाभारत, इनमें ज़्यादातर किनका जिक्र आता है? आर्य लोगों का। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत बहुत कठिन भाषा थी। ठीक है, रावण जैसे कि उच्चारण करता था, रावण जब श्लोक बोला करता था, वैसी वाली बहुत तगड़ी वाली संस्कृत, तो बहुत टफ पड़ती थी, लोगों की समझ में नहीं आती थी। अब एक तो होता है गिने चुने लोग किसी भाषा को बोले, एक अगर आपको उसका बेस बढ़ाना है तो उनके अनुरूप भाषा को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत से आई फिर लौकिक संस्कृत। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो, इसके लिए कौन सी भाषा है? लौकिक संस्कृत। ठीक है, मतलब लोगों के हिसाब से संस्कृत को डाला गया। ये तो है पंडित लोगों के लिए थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आए आम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका भी एक सेलेक्टेड बेस था, क्योंकि संस्कृत भी एक सेलेक्टेड एरिया के लोग ही इसको पढ़ सकते थे। उसके बाद आई आम लोगों की भाषा। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी सारी बेल्ट बहुत सारी है, लेकिन हम देखते हैं जैसे कि इसमें भी बहुत सारी, हिंदी में भी क्या आती है? अलग अलग बोलियाँ, जैसे कि भोजपुरी। ठीक है, तो भोजपुरी भी क्या है? बोली है एक, लेकिन भाषा कौन सी है? हिंदी। तो इसी प्रकार से फिर आगे की बोलियों के आधार पर भाषा का विकास हुआ। ठीक है, जो बोली थी उसको ही बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया? भाषा में कन्वर्ट कर दिया, या फिर उनका मिला जुला रूप सामने आया। ठीक है, तो फिर लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली। ठीक है, कौन सी भाषा आई? पाली। पाली के बाद ऐसे आई प्राकृत। ठीक है, और प्राकृत के बाद भाषा आई अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब कि सबका मिला जुला रूप। ठीक है, ये बहुत आसान पड़ती थी, इसलिए अपभ्रंश का यूज ही फिर बाद में क्या हुआ? प्रचलन में आया। ठीक है, और जो पाली और प्राकृत को पॉपुलर बनाया, ये जैन और बुद्ध लोगों ने बनाया। ठीक है, जो हमारे बुद्ध थे या जैन थे, महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो इसी भाषा में दिए थे, इसलिए लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसीलिए उन धर्मों की क्या बढ़ी? पॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपनी काम की अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश की बात करें तो एक है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। ये रीजन के हिसाब से। ठीक है,
जिस क्षेत्र में जो भाषा जो प्रचलित थी उसी आधार पर इसका नाम पड़ा। सूरसन जनपद आगे हम पढ़ेंगे जब बाद में एंशियंट जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने सभ्यताएं तो पढ़ी है लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। बाद में जब हम जनपद पढ़ेंगे तो एक सूरसेन जनपद आता है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। जो भगवान कृष्ण माने जाते हैं वो भी इसी सूरसेन जनपद के माने जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर प्रचलित था, ये कुछ एरिया राजस्थान का, कुछ एरिया यूपी का और थोड़ा बहुत एरिया गुजरात का, ठीक है। ये सब कहाँ पर आता है, सूरसेनी अपभ्रंश में। जैसे द्वारिका तो क्या है, गुजरात में आ गई, ठीक है। ब्रज कहाँ पे आ गया, यूपी में आ गया। तो ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर सूरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। इसके अलावा एक आती है नागरी अपभ्रंश और एक आती है गुजरी अपभ्रंश। इसको और सही करें तो हम मरु गुजरी अपभ्रंश, ठीक है, मरु गुजरी अपभ्रंश। इसी से हिंदी का विकास हो गया, ठीक है। जो सूरसेनी अपभ्रंश है इसी से किसका विकास हो गया, हिंदी भाषा का विकास हो गया। अब हम बात करें पर्टिकुलरली राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई सूरसेनी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, राजस्थानी भाषा का हुआ है। किसी ने कहा भाई नागरी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, राजस्थानी का हुआ है। और किसी ने कहा गुजरी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, राजस्थानी का विकास हुआ है, ठीक है। तो वो पूछ ले कि भाई फला इतिहासकार ने या फला विद्वान ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से बताइए या किससे बताइए, तो फिर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सूरसेनी अपभ्रंश महावीर प्रसाद शर्मा और एल.पी. टेसीटोरी साहब ने क्या कहा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सूरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। तो विद्वान कौन थे, महावीर प्रसाद शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा वो एल.पी. टेसीटोरी, ठीक है। कौन है, एल.पी. टेसीटोरी। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो राजस्थानी की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, सूरसेनी से राजस्थानी की उत्पत्ति, ठीक है। फिर आ जाते हैं नागरी अपभ्रंश। एक विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, जिन्होंने राजस्थानी का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उन विद्वान ने क्या कहा कि भाई नागरी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, राजस्थानी का निर्माण हुआ है, ठीक है। किसने कहा, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्लस पुरुषोत्तम मेनारिया, पुरुषोत्तम मेनारिया साहब, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश मेनली जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गुजरी अपभ्रंश। इससे ही क्या मानी जाती है, राजस्थानी की उत्पत्ति। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है वो यही है कि भाई गुजरी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, राजस्थानी से। इससे बेसिकली दो भाषाओं का निर्माण हुआ है, एक तो गुजराती का और एक राजस्थानी का। इसलिए राजस्थानी में बहुत से एलिमेंट कौन से आते हैं, गुजराती एलिमेंट आते हैं, ठीक है। ये कहा एक तो के मुंशी साहब ने और एक मोतीलाल मेनारी, मोतीलाल मेनारी, ठीक है। के मुंशी साहब वही जिन्होंने मत्स्य संघ का नाम दिया था और मेवाड़ का संविधान भी इन्होंने लिखा था, ठीक है, के मुंशी साहब ने। एक और चीज़ आ जाती है इसमें, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। जो सुनीति चटर्जी है उन्होंने कहा कि राजस्थानी की उत्पत्ति किससे हुई है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। किसने कहा, सुनीति चटर्जी, सुनीति चटर्जी ने, ठीक है। तो किस प्रकार से सबसे पहले चली, पहले वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश। अपभ्रंश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। क्यों पॉपुलर हुई, क्योंकि वो उसमें जो आम बोलचाल के शब्द थे उनका प्रयोग किया गया। जैसे हम बात करें इंग्लिश की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में अभी प्रचलित है। वैसे कंप्यूटर का मतलब क्या है, संगणक, लेकिन अब ये हमारी भाषा में सम्मिलित हो गया तो अपभ्रंश रूप हो गया, ठीक है। ऐसे ही रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हिंदी नाम तो क्या है, लोपत गामिनी, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ता है इसलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया, बाकी ये इंग्लिश नाम है, ठीक है।
इसी आधार पर ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, ये आपको ध्यान रखने कि सोर्सेनी अपभ्रंश से महावीर प्रसाद शर्मा और एल पी टेसिटोरी ने, नागरी अपभ्रंश से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ने, और गुजरी अपभ्रंश से के मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ने। ये सबसे प्रचलित मत है। ठीक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। बाकी सबसे मान्य मत गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी का निर्माण हुआ है। एक सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसे किसने कहा? ये सुनीति चटर्जी ने। ठीक है, राजस्थानी की उत्पत्ति भी, राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाओं की उत्पत्ति इससे हुई है और हिंदी की उत्पत्ति इससे मानी जाती है। ठीक है, तो लिखो ये। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कठिन थी, कोई भी भाषा हमेशा कठिन से लेकर सरल की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो वैदिक के बाद लौकिक आई, लौकिक के बाद पाली, प्राकृत, फिर उससे अपभ्रंशी बनी। ठीक है, फिर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत। मरु गुजरी अपभ्रंश या गुजरी अपभ्रंश, ये सबसे प्रचलित मान्यता है। किसने कहा? ये के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया साहब ने। फिर इसमें आगे राजस्थानी भाषा के दो साहित्यिक रूप है, एक का नाम है डिंगल और दूसरे का नाम है पिंगल। ठीक है, राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप, राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप दो रूप है, एक तो है डिंगल और दूसरे को कहते हैं पिंगल। ठीक, जो पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक भाषा रूप है उसको तो नाम दे दिया डिंगल। ठीक है, और जो पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप है उसको क्या नाम दे दिया? पिंगल। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थानी है ये किसके करीब है? गुजरात के। ठीक है, तो गुजरात का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, पिंगल अपभ्रंश, जो पिंगल है वो ब्रज क्षेत्र के करीब है, तो यहाँ पर ब्रज शैली का प्रभाव मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। ठीक है, अब जो इसमें सबसे ज़्यादा रचनाएं की गई है वो की गई है चारण कवियों के द्वारा। ठीक है, चारण कवि होते थे जो राजाओं के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, उनका काम था राजाओं की प्रशंसा में गीत लिखना। ठीक है, और पिंगल इधर थे भाट कवि। ठीक है, तो इधर चारण कवि, इधर भाट कवि, दोनों क्या है? काश दोनों का ही काम का था, लिखने पढ़ने का काम था, दोनों ही राजाओं की प्रशंसाओं में गीत गाया करते थे। ठीक है, तो इधर चारण कवि, चारण कवियों ने इसको पॉपुलर बनाया। ऐसे इधर कौन से हैं? भाट कवि। ठीक है, चारण कवि, तो इन्होंने जो ज़्यादातर रचनाएं की वो कैसी की? राजाओं की ज़्यादा गुणगान करे, और राजाओं के भी कैसे गुणगान? वीर रस वाले गुणगान। ठीक है, कि भाई राजाओं को महान बताया है, उसके द्वारा ऐसा किया गया है, वैसा किया गया। तो इधर वीर रस प्रधान है। ठीक है, वीर रस प्रधान। पिंगल पूर्वी राजस्थानी, ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र आएगा तो प्रेम कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ इसलिए श्रृंगार रस। ठीक है, इधर जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वह एक कुशल लाभ की मानी जाती है। कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ। ऐसा कहते हैं कि इसमें सबसे पहले डिंगल का उपयोग किया गया है। ठीक है, नाम तो पिंगल है लेकिन कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? डिंगल का उपयोग किया गया है। तो ये मेन डिफरेंस है डिंगल और पिंगल में। कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल वचनिका, जब हम गागरोण का किला पढ़ रहे थे तब वहाँ पर पढ़ा था हमने शिवदास काडड़ की अचलदास की चिरी वचनिका। तो जो अचलदास की चिरी वचनिका है वो कौन सी भाषा में है? डिंगल में। की चिरी वचनिका। ठीक है, और पिंगल में मेनली जो रासो साहित्य है वो ज़्यादातर किस में लिखा गया है? पिंगल में, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको लिखो।
ठीक है। तो डिंगल पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा, पिंगल पूर्वी राजस्थान की पश्चिमी भाषा। इनके विकास में योगदान चारण कवियों का, इधर भाट कवियों का, ठीक है। इधर वीर रस की प्रधानता, इधर संगार रस की प्रधानता। डिंगल का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो हुआ है कुशल लाभ, क्या नाम है, कुशल लाभ, ठीक है। कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में सबसे पहले प्रयोग हुआ है। एक चीज और लिख लो इसमें, शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। मेनली शोर क्या माना जाता है इधर, गोजरी अपभ्रंश, ठीक है। इधर माना जाता है गोजरी अपभ्रंश और इधर माना जाता है शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। क्योंकि जो हिंदी की उत्पत्ति है वो भी किससे मानी जाती है, शोरसेनी अपभ्रंश, और ब्रज क्षेत्र में इसका प्रभाव, ठीक है। और इधर गुजरात का टच वाला एरिया, इसलिए इधर गोजरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा का लिपि, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, इसी प्रकार से राजस्थानी की भी एक लिपि है। कौन सी, मुंडिया। मुंडिया का मतलब है मुंडना, मुंडना का मतलब है सर पर माथा नहीं होता था, ठीक है। सर पर क्या नहीं, एक मात्राओं का प्रयोग भी नहीं होता था, ठीक, मुंडिया। जैसे कि गुजराती में भी अभी तक मुंडियाई पद्धति प्रचलित है, वहाँ पर भी क्या है, माथों का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि महाजनों या बढ़िया लोगों के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन किया गया था, इसलिए इसको कहते हैं महाजनी या बनियानवी। बेसिकली यूँ हुआ होगा क्योंकि माथा बांधने में या मात्रा लगाने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो बढ़िया लोग तो वैसे ही फटाफट, तो उस आधार पर ही महाजनी या बनियानवी, ठीक है। राजस्थानी भाषा की स्क्रिप्ट कौन सी है, मुंडिया, महाजनी या बनियानवी स्क्रिप्ट है। अब देखो राजस्थानी भाषाओं के बारे में भी अलग अलग मत है, ठीक है। एक तो सबसे प्राचीन ग्रंथ लिख लो, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। राजस्थानी भाषा का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वह है भरतेश्वर बाहुबली घोर, ठीक है। यह राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, भरतेश्वर बाहुबली घोर। और इसके लेखक कौन थे, वज्रसेन सूरी। इसके लेखक कौन थे, वज्रसेन सूरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर और इसके लेखक वज्रसेन सूरी। जहाँ भी सूरी आ जाएगा कौन लोग होंगे, जैन लोग, ठीक है। तो जहाँ भी सूरी आ जाएगा जैन लोग। जिनभद्र सूरी भंडार पढ़ा था वो भी कौन सा भंडार था, जैन भंडार, ठीक है। वहीं पर मिले थे सबसे प्राचीनतम चित्र। अगला देखो, एक लेखक थे जिनका नाम था उद्योतन सूरी, ठीक है। सूरी मतलब जैन। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था कुवलय माला। क्या नाम था, कुवलय माला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है ये, कुवलय माला। पूछा था कि कुवलय माला किसके द्वारा लिखा गया है, तो उद्योतन सूरी के द्वारा। अब इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का जिक्र है, 18 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। कितनी भाषाओं का जिक्र है इसमें, 18 भाषाओं का जिक्र है। इसमें इन 18 भाषाओं में एक भाषा का जिक्र है जिसका नाम है मरुभाषा। क्या है, मरुभाषा, जो कि पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो जो है राजस्थानी का सबसे पहले जिक्र कुवलय माला में किस नाम से, मरुभाषा के नाम से। ये क्वेश्चन अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी आया था कि कुवलय माला में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 18 भाषाओं का, ठीक है। और जो इसमें एक भाषा का प्रकार दिया गया है जिसको कहते हैं मरुभाषा। इन 18 भाषाओं में एक भाषा कौन सी है, मरुभाषा, जो कि पश्चिमी राजस्थान में मेनली जो हमारा ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग मानी जाती है राजस्थानी की, वो किससे मानी जाती है, मारवाड़ी से, ठीक है। जो पश्चिमी राजस्थानी है उससे ही हमारी स्टार्टिंग मानी जाती है। इसके बाद अबुल फजल साहब, इनका ग्रंथ है आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है। अकबर का आईना ग्रंथ, इनका ग्रंथ क्या है, अकबरी, आईने अकबरी। इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, मारवाड़ी, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग किया है, मारवाड़ी, ठीक है। तो उद्योतन सूरी साहब ने तो मरुभाषा, इसमें मारवाड़ी। अबुल फजल ने क्या कहा, राजस्थान की भाषा को मारवाड़ी कहा है, ठीक है। इसके बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज
अब्राहम ग्रियर्सन। इसके पे तो बहुत सारे तारे चमका लो, ठीक है। 1912। इनका एक ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है किताब का या ग्रंथ का? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इनकी किताब का नाम है। किताब का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इन्होंने राजस्थान में जो भी प्रचलित भाषाएं, अलग अलग भाषाएं प्रचलित थी, ठीक है, बेसिकली बोलियों के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारी अलग अलग बोलियां प्रचलित थे, उन सबको मिलाकर इन्होंने क्या नाम दिया? राजस्थानी। राजस्थान में प्रचलित भाषाओं को इन्होंने क्या नाम दिया? राजस्थानी। तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने। इनका ग्रंथ कौन सा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अबुल फजल ने क्या कहा? मारवाड़ी। कुवलेमाला उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, 18 भाषाओं का वर्णन है। इसमें राजस्थानी के लिए कौन सी भाषा का वर्णन किया है? मरु भाषा। और ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। इसे बहुत सारे तारे चमका लो, इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर भाषा का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो लिखो इसको। तो राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली गौर वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया। कुवलेमलय जो कि उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, उसमें 18 भाषाओं का वर्णन है। उसमें राजस्थानी के बारे में मरुभाषा नाम से जिक्र है, ठीक है। अबुल फजल ने इसको मारवाड़ी का और राजस्थानी नाम दिया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। उनका ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी का वैज्ञानिक अध्ययन किया। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। दो विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। दोनों विद्वान हमने पहले देख रखे। एक तो एलपी टेसीटोरी और दूर से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, एक तो एलपी टेसीटोरी साहब और एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब, ठीक है। इन्होंने जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 2 भाग में किया है और इन्होंने 5 भाग में। जो सबसे मान्य है वो कौन सा है? एलपी टेसीटोरी वालों का। जो एलपी टेसीटोरी थे मेनली कहाँ के थे? इटली के थे, ठीक है। यहाँ पर आए हुए थे और बीकानेर इनकी कर्मस्थली रहा है। बीकानेर का जो गंगा सिंह है, ठीक है, गंगा सिंह जो फेमस राजा है बीकानेर का, उन्होंने इसको संरक्षण दिया है। उसके संरक्षण में भी एलपी टेसीटोरी साहब रहे। उन्होंने ही इसको साहित्य के सर्वेक्षण का काम दिया, ठीक है, कि भाई आप ये देखो क्या हमारे जो भाषा प्रचलित है इसको ढंग से ठीक ठाक तरीके से स्टडी करो। तो फिर इन्होंने उसको स्टडी किया था, ठीक है। कहाँ के थे? इटली के। और इनकी जो कर्मस्थली रहा है, कर्मस्थली रहा है वो क्या रहा है? बीकानेर। बीकानेर में ये मर गए थे और यहीं इनकी कब्र बनी हुई है, ठीक है। और इनको संरक्षण किसने दिया था? गंगा सिंह ने। इनकी किताबें भी देख लेते हैं। अब इनको चारण साहित्य, जो पश्चिमी राजस्थानी में जो प्रचलित साहित्य है उसको क्या कहते हैं? चारण साहित्य, ठीक है। तो इन्हें चारण साहित्य के सर्वेक्षण का काम सौंपा गया था। तो इन्होंने बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन किया और उसके आधार पर 2 किताबें निकाली। एक तो पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, एक राजस्थानी चारण साहित्य, राजस्थानी चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे। राजस्थानी चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे एंड ऐतिहासिक सर्वे, ठीक है। तो ये तो राजस्थानी साहित्य के ऊपर इनकी किताबें थी। और इनकी जो एक मेन किताब थी, इनसे अलग हटकर पूछ ले बाई चांस, तो इनकी किताब का नाम था अ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग, अ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग ऑफ बौद्धिक एंड हिस्टोरिकल
क्रॉनिकल, ठीक है, ये इनका एक प्रमुख ग्रंथ था। बाकी राजस्थानी भाषा से रिलेटेड ये इनके दो ग्रंथ थे, पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण और दूसरा राजस्थानी शरण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। अब इन्होंने जो दो भाग किए राजस्थानी भाषा के, वो कौन कौन से भाग है? एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। एक भाग तो किया पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा भाग किया पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। जो पश्चिमी राजस्थानी है इसकी जो प्रधान बोली है वो है मारवाड़ी, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं? मारवाड़ी भी कह देते हैं। पूर्वी राजस्थानी की जो प्रधान है वह है ढूंढाड़ी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ढूंढाड़ी, ठीक है। तो दो पार्ट है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी के प्रभुत्व है इसलिए इसको मारवाड़ी कह दिया, और पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी भाषा प्रधान है इसलिए इसको ढूंढाड़ी कह दिया। अब इनकी उपबोलियाँ आती है, ठीक है। तो जो मेनली इनकी उपबोलियाँ हैं, उपबोलियाँ या उपभाषा कह दो, तो एक तो मारवाड़ी, एक मेवाड़ी, शेखावटी, वागड़ी, ये क्या है? इनकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, ठीक है। ये कुछ मेजर उपबोलियाँ हैं, ये भी क्या है? उपबोलियाँ। बाकी थोड़ी और बोलियाँ देखेंगे, अभी ये चार्ट बनाओ, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की इसके बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण एल.पी. टेसीटोरी साहब ने दो प्रकार, जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। एल.पी. टेसीटोरी ने 2 भाग कौन कौन से किए? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी, जबकि पूर्वी की ढूंढाड़ी, ठीक है। अब कुछ उपबोलियाँ देखते हैं पश्चिमी राजस्थानी की, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी की उपबोलियाँ, पश्चिमी राजस्थानी की उपबोलियाँ। देखो पश्चिमी राजस्थानी की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी, ठीक है। और मारवाड़ी का एरिया वाइज राजस्थान की जो मारवाड़ी भाषा है वो क्या है? एरिया वाइज सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यदि जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो कौन सी आएगी? पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर किधर है? पूर्वी राजस्थान में, और जिधर एग्रीकल्चर उधर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था भाई, इधर तो जनसंख्या कम ही है, एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये तो आ जाएगा पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, और ये हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियाँ, तो शेखावटी, ठीक है, शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र सीकर चूरू सीकर झुंझुनू में जो बोली जाएगी वो कौन सी होगी? शेखावटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। यहाँ पर एक बोली जाती है जिसका नाम है लोहांद। क्या नाम है? लोहांद। ये भी किसकी बोली है? मारवाड़ी की, ठीक है। फिर यहाँ आएगा बीकानेर। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था थली प्रदेश बीकानेर और चूरू। ऊंचा होने के कारण यहाँ पर कोई नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोली जाएगी बीकानेर और थोड़ा पार्ट चूरू का, लेकिन पर्टिकुलर एक जिला पूछे तो बीकानेर। तो बीकानेर में जो बोली जाएगी वो कौन सी है? थली, ठीक है। कौन सी बोली है बीकानेर में? थली, ठीक है। बीकानेर में कौन सी बोली है? थली है। फिर आ जाओ जैसलमेर। जैसलमेर में जो बोली है उसका नाम है डटकी। क्या है? डटकी। जैसलमेर में जो बोली है उसका क्या नाम है? डटकी नाम है। फिर आ जाओ बाड़मेर। बाड़मेर में जो बोली प्रचलित है उसका नाम है डाटी। क्या नाम है? डाटी। जैसलमेर में डटकी और बाड़मेर में डाटी। बाड़मेर, जैसलमेर,
फिर आ जाता है जालोर वाला एरिया, यहाँ पर प्रचलित है गोडवाणी भाषा, शायद मैंने पहले भी बताया होगा। जालोर में एक जगह पड़ती है अहोर, कहाँ पर, जालोर में। और पाली में एक जगह पड़ती है बाली, कहाँ पर, पाली में। यहाँ पर जो ये बोली प्रचलित है इसका नाम है गोडवाणी। क्या नाम है, गोडवाणी। कौन सी बोली है, गोडवाणी। कहाँ से कहाँ तक प्रचलित है, और जालोर से लेकर बाली पाली तक, ठीक है। और इसमें एक फेमस ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है बीसलदेव रासो। क्या नाम है इस ग्रंथ का, बीसलदेव रासो। पूछ ले कि बीसलदेव रासो कौन सी बात इसमें लिखा गया है, तो गोडवाणी में लिखा गया है, ठीक है। इसका जो लेखक है उसका नाम है नरपति नाला, नरपति नाला, ठीक है। लेखक कौन है, नरपति नाला। फिर आ जाओ सिरोही, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, सिरोही। सिरोही, सिरोही में जो प्रचलित है उसका नाम है देवड़ा वाटी। क्या नाम है, देवड़ा वाटी। सिरोही क्षेत्र में जो बोली प्रचलित है उसका क्या नाम है, देवड़ा वाटी। ये आपको रीजन के नाम ध्यान रखना है, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ ले या सीधा ही पूछ ले। गोडवाणी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है साउथ वाला एरिया, उदयपुर वाला एरिया। यहाँ पर कौन सी प्रचलित है, मेवाड़ी, ठीक है। तो मेवाड़ी तो लगभग सब आपको ध्यान होगी, सही भाई, मेवाड़ रीजन में बोला जाएगा मेवाड़ी। लेकिन मेवाड़ी में भी एक इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ी की एक उपबोली मानी जाती है, ये उदयपुर। इसका नाम है धावड़ी। क्या नाम है, धावड़ी। कहाँ पर, उदयपुर में। और ये क्वेश्चन तो पूछ भी रखा है, धावड़ी, ठीक है। दावड़ी कहाँ पर आ जाएगी, उदयपुर में आ जाएगी। मेवाड़ी की उपबोली है बेसिकली है। मेवाड़ी भी किस में आ जाती है, पश्चिमी राजस्थानी में। तो दावड़ी कहाँ पर, उदयपुर में। फिर जो ये रीजन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ वाला क्षेत्र बेसिकली। तो यहाँ पर कौन सी, वागड़ी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी बोली जाएगी, वागड़ी। और इस वागड़ी को ही कहा है बीली बोली। किसने कहा बीली बोली, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने इसको क्या नाम दिया, बीली बोली, ठीक है। वागड़ी को ही क्या नाम दिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये रीजन तो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब देख लो एक बार पे, शेखावटी में शेखावटी, गंगानगर हनुमानगढ़ में लोहान, ठीक है। उसके बाद बीकानेर, बीकानेर में थली, जैसलमेर में डटकी, बाड़मेर में डाटी, ठीक है। उसके बाद अहोर जालोर से लेकर बाली पाली तक गोडवाणी। इसमें ग्रंथ बीसलदेव रासो, नरपति नाला का। सिरोही में देवड़ावाटी, उदयपुर में मेवाड़ी। उदयपुर जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर मेवाड़ी, मेवाड़ी की बोली है दावड़ी, जिसका क्षेत्र है उदयपुर। वागड़ी जो कि वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मेनली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में एक अलग बोली आ जाएगी जो कि पूर्वी राजस्थानी में मानी जाती है मेनली। इसको बीली बोली कहा है किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। यहाँ पर पाली में एक और लिख लेना, पाली में एक और लिख लेना, नादिया। कौन सी, नाडिया, ठीक है। पाली में एक और कौन सी है, नाडिया। तो ये है पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी की उपबोलियाँ। एरिया वाइज मारवाड़ी का एरिया क्या है, सबसे ज़्यादा। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो पूर्वी राजस्थानी का एरिया आएगा, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी का एरिया आएगा, ये बना लो, पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियाँ। रीजन तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, वैसे इससे समझ में आ जाएगा रीजन, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी की उपबोलियाँ। एलपीटेसी टोरी साहब ने दो भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियाँ देख रहे थे हम, तो इसमें शेखावटी, मेवाड़ी, मेवाड़ी में उदयपुर में दावड़ी, ठीक है। गोडवाणी अहोर जालोर से लेकर बाली पाली तक। बीसलदेव रासो इसमें लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। लोहान गंगानगर हनुमानगढ़ में। इसके बाद बीकानेर में थली आता है, जैसलमेर में डटकी आता है, बाड़मेर में डाटी आता है, ठीक है। सिरोही में आता है देवड़ा वाटी। इसके अलावा पाली में एक और आ जाती है नाडिया। वागड़ में वागड़ी, जिसको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा है, बीली भी कहा है। अब पूर्वी राजस्थानी की उपबोलियाँ। पहले पूर्वी राजस्थानी देख लो थोड़ा, पूर्वी राजस्थानी।
इसमें प्रधान कौन है? ढूंढाड़ी। ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, और एरिया के हिसाब से पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। ये ढूंढाड़ी का जो सबसे पहले प्रयोग है वो कौन से ग्रंथ में हुआ है? आठ देश गुजरी ग्रंथ। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक रूप से जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो कौन से ग्रंथ में किया गया है? सर्वप्रथम आठ देशरी गुजरी नाम के ग्रंथ में। जब हम संत पढ़ रहे थे तब पढ़ा था वहाँ पर क्या? दादू जी की रचनाएं किसमें? उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, और ढूंढाड़ी प्लस हिंदी क्या कहलाती है? बताया था वहाँ, सद्दुकड़ी। ज़्यादातर उपदेश सद्दुकड़ी भाषा में दिए गए हैं क्योंकि सद्दुकड़ी भाषा आसान थी। ठीक है, उसको अपभ्रंश टाइप है, वो आसान भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, सद्दुकड़ी भाषा। अब इसकी उपबोलियाँ देख लेते हैं। एक इस पर गुजराती प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है भाई इसमें 6 का प्रयोग होता है। किसका? 6 का, जैसे अपने आड़ोती में भी होता है। ये किसको दिखाता है? गुजराती प्रभाव को। अब इसकी उपबोलियाँ देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी की क्या उपबोलियाँ? ऐसा करो, इसको लिखो फिर वो बड़ा बनेगा। ठीक है, ढूंढाड़ी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, और एरिया के हिसाब से पश्चिमी राजस्थानी। इसकी प्रधान बोली है, प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी, इसलिए इसको ढूंढाड़ी भी कह देते हैं। जो दादू जी की रचना है वो कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी में। और ढूंढाड़ी और हिंदी का मिक्सचर क्या कहलाता है? सद्दुकड़ी भाषा। ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम है, ढूंढाड़ी का सबसे पहले प्रयोग किया है 8 देश गुजरी ग्रंथ में। ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम है झाड़साई बोली। झाड़साई बोली भी कहते हैं इसको। अब इसकी उपबोलियां देखते हैं। ठीक है, इसकी उपबोलियाँ। ढूंढाड़ी क्षेत्र की बोली जो है मेनली जयपुर में बोली जाती है। ठीक है, तो आपको जयपुर को पॉइंट करना है। सबसे पहले किसको पॉइंट करना है? जयपुर को पॉइंट करना है। ठीक है, सबसे पहले किसको पॉइंट करना है? जयपुर को। अब हमने पढ़ा था शेखावटी। शेखावटी में चूरू सीकर झुंझुनू। हमने तोरावटी भी पढ़ रखा है, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र जहाँ तवर डायनेस्टी, तवर शासकों का रास्ता, उसको क्या कहते हैं? तोरावटी। तोरावटी किस में आती है? पूर्वी राजस्थानी में। ये जयपुर आपको इधर बना लेना। ठीक है, जयपुर ये से सही रहेगा। जयपुर बनाना। जयपुर के उत्तरी भाग में जो सीकर बाग थोड़ा और थोड़ा झुंझुनू बाग, वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? तोरावटी। ठीक है, वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? तोरावटी। सीकर और झुंझुनू। तो ध्यान रखना, उधर नहीं आएगी तोरावटी। तोरावटी किधर आएगी? पूर्वी राजस्थानी में, जबकि शेखावटी पश्चिमी राजस्थानी में चली जाएगी। जयपुर के आसपास राजा लोग निवास करते हैं, इसलिए जयपुर के जो आसपास बोली बोली जाती है उसको कहते हैं राजावटी। ठीक है, पूर्वी भाग में राजावटी। इसका जो दक्षिणी भाग है मेनली धौलपुर के आसपास की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा इस साइड में, तो यहाँ पर बोली जाती है काठेड़ी। धौलपुर, किताबों में लिखा हुआ है धौलपुर काठेड़ी। इसका जो साउथ ईस्ट वाला भाग है, ये वाला साउथ वेस्ट वाला भाग है, यहाँ पर बोली जाती है चौरासी। यहाँ से लेकर टोंक का कुछ भाग। ठीक है, इसके साउथ वेस्ट से लेकर टोंक का वाला भाग है, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? चौरासी।
तो ये जयपुर बनाना, इसके नॉर्थ में तोरावटी आ जाएगा, इसके ईस्ट में क्या आ जाएगा, राजावटी, क्योंकि ये राजाओं का स्थान था इसलिए इसके आसपास जो बोली बोली जाती थी उसको राजावटी कह दिया। इसके सदर्न भाग में कातेड़ी, धौलपुर वाला पार्ट, और 84 यहाँ के साउथ वेस्ट से लेकर यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग, जयपुर के दक्षिणी पश्चिम भाग से लेकर जो टोक वाला एरिया है यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, 84। ठीक है, तो सबसे ऊपर तो तोरावटी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तोरावटी। ठीक है, अलवर भरतपुर इस क्षेत्र को कहते हैं मेवात। क्या कहते हैं, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, मेवात क्षेत्र। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है इसको कहते हैं मेवाती। क्या कहते हैं इसको, मेवाती। फिर हमने पढ़ा क्या नाम से, जयपुर के आसपास वाला भाग। यहाँ पे पहले वो देख लो, इसमें अहिरवाटी अलवर का कुछ क्षेत्र है भाई। अलवर और भरतपुर को अगर इनकी प्रधान बोली बोली जाए तो है मेवाती। ठीक है, मेवाती बड़ा पार्ट में आती है, और इसका ही छोटा पार्ट की बात करें तो आ जाती है अहिरवाटी। ठीक है, अहिर लोगों की निवास स्थली थी इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, अहिरवाटी। आज भी हम देखते हैं अलवर साइड में बहुत सारे अहिर या यादव जाति निवास करते हुए, उनके नाम पर ही पड़ा अहिरवाटी। तो इस क्षेत्र को राठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में क्षेत्र को राठ के नाम से भी जानते हैं। कुछ क्षेत्र को, अलवर का जो कुछ क्षेत्र है इसको राठ के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, राठी, अहिरवाटी या राठी, अहिरवाटी या राठी बोली। अगर स्पेसिफाई बात करें हम तो अलवर की बहरोड तहसील, इसके अलावा मुंडावर तहसील। बात की थी हमने किसके, अली बख्शी ख्याल की, वहाँ पे भी आया था मुंडावर। ठीक है, अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील। इसके अलावा जयपुर की कोटपूतली वाला कुछ भाग, कोटपूतली जयपुर। ठीक है, तो ये अहिरवाटी और राठी बोली बोली जाती है इसमें, मेनली तो अलवर वाला पार्ट। ठीक है, अगर बड़ा क्षेत्र की बात करें तो मेवाती, अलवर भरतपुर में मेवाती, और उनकी छोटे से हिस्से की बात करें तो अहिरवाटी या राठी। इस क्षेत्र को राठ भी कहते हैं इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, राठी। अगर तहसीलों की बात करें तो मुंडावर और बहरोड। इसके अलावा जयपुर की एक तहसील भी आ जाती है इसमें, कोटपूतली। इसमें एक ग्रंथ भी लिखा गया है, हमीर रासो, हमीर रासो, जो कि किसका ग्रंथ है, जोधराज जी का। ठीक है, जोधराज जी का ग्रंथ है हमीर रासो, वो अहिरवाटी या राठी में ही लिखा गया है। ठीक है, मेवाती, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। अब हमने बात की जयपुर की। ठीक है, जयपुर की सवाई माधोपुर आ जाओ। ठीक है ना, टोंक क्षेत्र, टोंक। सवाई माधोपुर में जो मेनली जो सवाई माधोपुर क्षेत्र में, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रचलित है उसका नाम है नागरचोल। क्या नाम है, नागरचोल बोली। पूछे कि नागरचोल कौन कौन से क्षेत्र में, अगर एक ही जिला है तो सवाई माधोपुर, और दो आ जाए तो सवाई माधोपुर और टोंक का कुछ क्षेत्र। ठीक है, सवाई माधोपुर और टोंक। ऐसे ही सवाई माधोपुर से लेकर लालसोट दौसा तक का जो क्षेत्र है, दौसा, दौसा में भी पर्टिकुलर जगह की बात करें तो लालसोट। यहाँ पर जो बोली आएगी वो कौन सी आएगी, दौसा और सवाई माधोपुर के पचवारी, पचवारी बोली। ठीक है, कौन सी बोली, पचवारी बोली। क्या आ रहा है ना समझ में कि सवाई माधोपुर और टोंक इन दोनों के बीच में तो नागरचोल। ठीक है, एक जिला है तो सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर और दौसा वाला एरिया में पचवारी बोली। ठीक है, दौसा में पर्टिकुलर जगह लालसोट। अब अपने हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती बोली सबसे टफ बोली मानी जाती है, हाड़ौती बोली। ठीक है, सबसे टफ कौन सी मानी जाती है, वर्तनी की दृष्टि से सबसे टफ हाड़ौती बोली मानी जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन। इसका सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रयोग हुआ था, जैसे ढूंढाड़ी का तो 8 देश गुजरी में, वैसे ही इधर
सर्वप्रथम प्रयोग केलोग की एक हिंदी व्याकरण किताब है, उसमें हुआ था। केलोग की हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर में, ठीक है। सबसे पहले प्रयोग ढूंढाड़ी को तो आर्देश गुजरी में, और इसका केलोग के हिंदी ग्रामर में सबसे पहले प्रयोग हुआ था ढूंढाड़ी का। सूर्य मिल मिश्रण पहले भी पढ़ा था कि 1857 क्रांति में वीर सत सही सूर्य मिल मिश्रण की रचनाएं, मिश्रण की रचनाएं किसमें है? हाड़ौती में। बूंदी में ही था उनका निवास स्थान, राम सिंह के पास। इसमें मेवाती में लिख लेना। संत पढ़े थे हमने लालदास जी और चरणदास जी, तो उन दोनों की रचनाएं भी किसमें आ जाती है? मेवाती में, ठीक है। एक इसमें ही इसी में एक टॉपिक आ जाता है संत साहित्य, ठीक है। क्या आ जाता है? संत साहित्य। संतों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए बेसिकली वो संत साहित्य हो जाएंगे। तो जैसे हमने पढ़ा दादू जी, ठीक है, दादू जी द्वारा कौन सी भाषा में उपदेश दिए गए? ढूंढाड़ी। तो ये भाषा का भी क्वेश्चन बन जाता है और संतों का भी क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों को मिला दो तो संत साहित्य। जैसे लालदास जी और चरणदास जी की पूछ लेगा कि कौन सी बोली में है, तो मेवाती बोली में। चरणदास जी की मैंने शिष्याएँ बताई थी, दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है। तो उन दोनों की रचनाएँ भी किसमें आ जाएगी? और दयाबाई का जो क्वेश्चन भी आया था RS 2018 में, ठीक है। तो हाड़ौती बोली की देख लिए, वर्तनी की दृष्टि से सबसे अधिक कठिन मानी जाती है और सर्वप्रथम केलोग के हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग हुआ है। सूर्य मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती में ही मानी जाती है। इधर लिख लो। टोंक में एक जगह पड़ती है मालपुरा, ठीक है, एक जगह पड़ती है मालपुरा। यहाँ पर बोली अचला बोली, ठीक है, मालपुरा में अचला बोली। बूंदी पढ़ा था सूर्यमल मिश्रण, कहाँ पर था? बूंदी के राम सिंह के दरबार में। तो बूंदी में एक जगह पड़ती है इंदरगढ़, इंदरगढ़ के माता जी। यहाँ की बोली बीजणी, ठीक है, बीजणी बोली। तो बीजणी से हवा माता जी के उड़ाएंगे, कहाँ पर? इंदरगढ़ में, ठीक है। मालपुरा में अचला। बेसिकली मालपुरा बेड़ की एक प्रजाति भी मालपुरा, ठीक है। बेड़ को चलाना कहाँ पर है? मालपुरा में। तो ये समझ में आया। सबसे पहले आपको जयपुर को पॉइंट करना है, ठीक है। जयपुर के नॉर्थ में तोरावटी, जो सीकर और झुंझुनू का बाग है वहाँ पर क्या जाएगा? तोरावटी। जयपुर के आसपास वाला एरिया राजाओं का निवास स्थान, इसलिए वहाँ पर राजावटी, ठीक है। इसके साउथ में धौलपुर की साइड बात करें हम तो काटेड़ी, ठीक है। इसके दक्षिणी पश्चिम के लेकर टोक तक के में 84। फिर आ जाओ सवाई माधोपुर पर, ठीक है। तो जो सवाई माधोपुर से टोक वाला एरिया है वहाँ पर नागरचौल, और सवाई माधोपुर से जो दौसा वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी प्रचलित है? पचवारी, ठीक है। कौन सी प्रचलित है? पचवारी। फिर आ जाओ मेवाती। अलवर भरतपुर क्षेत्र को कहते हैं मेवात, ठीक है। चरणदास जी की, अचलदास जी की रचनाएं मेवाती में, और मेवाती में ही थोड़ा सा पार्ट है, उसको कहते हैं अहिरवाटी बोली या राठी बोली। राठ क्षेत्र भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया राठी, ठीक है। अलवर की पर्टिकुलर तहसील बात करें तो मुंडावर, बहरोड, और जयपुर की एक तहसील आ जाती है कोटपुतली। हाड़ौती की बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी में, और इसका सब प्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था केलोग के हिंदी ग्रामर में, ठीक है। मालपुरा में अचला बोली, और बूंदी में इंदरगढ़ एक जगह पड़ती है जहाँ पर बीजणी बोली। तो ये है हमारी पूर्वी राजस्थान की उप बोलियाँ, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की हमने पढ़ ली, और ये पूर्वी राजस्थान की उप बोलियाँ लिखो, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थानी प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम है झाड़साई, ठीक है। ये इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं। मेवाती बोली, मेवाड़ क्षेत्र, अलवर भरतपुर, इसमें आ जाता है अहिरवाटी क्षेत्र, ठीक है। अगर तहसीलों की बात करें तो अलवर की मुंडावर, बहरोड और जयपुर की कोटपुतली। इसमें एक ग्रंथ लिखा गया है जोधराज का हमीर रासो। उसी में चित्र में जगह बच रही हो तो वहीं पे लिख लेना, ठीक है। जगरोटी, जगरोटी बोली कहाँ बोली जाती है? करौली। जगरोटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? करौली में। अब आ जाओ मालवी पे। मालवी, ठीक है। मेनली मालवा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? MP में, ठीक है। जब हम
हाड़ौती का पठार पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे भी पढ़ा था कि मालवा का पठार का एक्सटेंशन कौन है, हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो जो मालवा क्षेत्र की बात करें राजस्थान में तो दो जगह आती है, एक तो झालावाड़ और एक प्रतापगढ़, लेकिन बोली के हिसाब से इसमें मेनली क्या कंसिडर करते हैं हम, प्रतापगढ़, ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं, प्रतापगढ़। अब इसकी दो उपबोलियाँ आती है, ठीक है, मालवी की दो उपबोलियाँ आती है, एक का नाम है निमाड़ी और दूसरा का नाम है रागड़ी, ठीक है। ये दोनों क्या है इसकी उपबोलियाँ, मालवी की उपबोलियाँ हैं ये दोनों। अगर मालवी भाषा की पर्टिकुलर रीजन की बात है तो प्रतापगढ़, ठीक है, झालावाड़ और प्रतापगढ़ रीजन माना जाता है, लेकिन झालावाड़ में हाड़ौती तो यहाँ पर प्रतापगढ़ में मालवी, ठीक है। इसकी दो उपबोलियाँ हैं निमाड़ी और रागड़ी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, मालवी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है, निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी, निमाड़ी का दूसरा नाम क्या है, दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। निमाड़ी को क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, ठीक है। रागड़ी, रागड़ी जो उपबोली है वो वैसे तो मालवी की उपबोली है, लेकिन इसमें दो का मिश्रण माना जाता है, मालवी प्लस मारवाड़ी, ठीक है। जो रागड़ी में किस किस का माना जाता है, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण माना जाता है, ठीक है। तो मालवी की उपबोलियाँ, मालवी का अगर क्षेत्र आए तो प्रतापगढ़, ठीक है। मालवी की दो उपबोलियाँ निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी और जो रागड़ी है उसमें मालवी और मारवाड़ी दोनों का ही मिक्सचर माना जाता है। जगरोटी कहाँ पर मानी जाती है, करौली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगरोटी याद रखनी है, जगरोटी नागरचौल ये याद रखनी है। एक और देखो खेराड़ी, खेराड़ी भी इंपॉर्टेंट है, खेराड़ी बोली, खेराड़ी बोली पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी बोली खेराड़ी बोली में सम्मिलित नहीं है, तो खेराड़ी बोली भी क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। किस किस का मिक्सचर है, MDH का, हेम से मेवाड़ी, डी से ढूंढाड़ी और एस से हाड़ौती, ठीक है। इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, खेराड़ी बोली। रीजन भी पूछ लेगा इसका, इसका रीजन आता है शाहपुरा भीलवाड़ा। इतनी सारी बोलियों का मिक्सचर है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान की कॉकटेल बोली। क्या कहते हैं खेराड़ी को, राजस्थान की कॉकटेल बोली। ये फैंसी है, ये स्टेटमेंट कैसा है, फैंसी स्टेटमेंट है, राजस्थान की कॉकटेल बोली। खेराड़ी बोली याद रखनी है कि कौन कौन सी बोलियाँ शामिल है इसमें, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, MDH से। और रीजन भी याद रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। अहिरवाटी का रीजन क्या था, अलवर की मुंडावर और बहरोड तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील। जगरोटी करौली में बोली जाती है, ठीक है। जो मालवी है वो प्रतापगढ़, ठीक है। मालवी की दो बोलियाँ आती है, निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं और रागड़ी में क्या आ जाती है, मालवी और मारवाड़ी। नागरचौल कहाँ से कहाँ तक, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक तक, ठीक है। और सवाई माधोपुर से लेकर लालसोट तक पचवारी, ठीक है। और जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से लेकर टोंक तक का एरिया 84 बोली, ठीक है। और जयपुर के आसपास राजावटी, जयपुर के नॉर्थ में तोरावटी, जयपुर के साउथ में काठड़ी, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। खेराड़ी याद रखना है, जगरोटी याद रखना है, ठीक है। मालवी की उपबोलियाँ भी याद रखनी है, निमाड़ी और रागड़ी। तो ये हमारा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया, देखो, ठीक है। तो जगरोटी करौली में, मालवी प्रतापगढ़ में, मालवी की दो बोलियाँ निमाड़ी, इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, रागड़ी जिसमें मालवी और मारवाड़ी आ जाती है, हाड़ौत राजस्थान की कॉकटेल बोली, खेराड़ी बोली किस किस का मिक्सचर है, MDH का, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। और कौन से रीजन में बोली जाती है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा रीजन। तो ये टेसीटोरी साहब का क्लासिफिकेशन हो गया। अब ग्रियर्सन साहब का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने कितने पार्ट में बांटा था राजस्थानी भाषा को, 5 पार्ट में, ठीक है। वही पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। अब इनके जो 5 भाग है उसमें से एक भाग तो इन्होंने कहा पश्चिमी राजस्थानी, एक भाग को तो क्या कहा इन्होंने, पश्चिमी राजस्थानी। ये पश्चिमी राजस्थानी का ही दूसरा नाम क्या है, मारवाड़ी, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया।
क्या गया इसको, पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी। अब इस पश्चिमी राजस्थानी को भी इन्होंने अलग अलग पार्ट कर दिया इन्होंने। जो सेंटर रखना है वो मारवाड़, मारवाड़ का सेंटर क्या माना जाता है, जोधपुर, ठीक है, मारवाड़ का सेंटर क्या माना जाता है, जोधपुर। अब इसके इन्होंने पार्ट किए हैं, उत्तरी मारवाड़ी, एक पार्ट क्या है इसका, उत्तरी मारवाड़ी। आपको क्या ध्यान रखना है, टेसीटोरी साहब, ठीक है। इसके उत्तर में कौन कौन सी आ जाएगी, शेखावटी, थड़ी, ये किस में आ जाएगी, उत्तरी मारवाड़ी में, ठीक है। उसका एक इसमें एक फेमस ग्रंथ भी है जिसका नाम है वैली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है, वैली कृष्ण रुक्मणी री। जब हम गागरोन का किला पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था, पृथ्वीराज राठौड़ का ये ग्रंथ है, वैली कृष्ण रुक्मणी री रचना। किस में लिखा है ये, उत्तरी मारवाड़ी में। फिर आ जाता है अपने दक्षिणी मारवाड़ी, ठीक है, दक्षिणी मारवाड़ी। इसके दक्षिण में चलो, अभी तो क्या देखा, उत्तर में, उत्तर में क्या देखा, शेखावटी और तड़ी। इसके दक्षिण में चलो, दक्षिण में क्या आ जाएगा, गोडवाणी, ठीक है, एक तो आ जाएगा गोडवाणी, देवड़ावाटी, इस किस में आ जाएगा, दक्षिणी में, ठीक है। बस आपको एक आइडिया रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये ध्यान रख लेना भाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने 5 भागों में बांटा है, 5 भाग ध्यान रख लेना कौन कौन से हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है अपन को। तो 2 भाग हो गए, उत्तरी मारवाड़ी और दक्षिणी मारवाड़ी। पूर्वी भी आएगा और पश्चिमी भी आएगा, पूर्वी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी जोधपुर का ये वाला क्षेत्र। तो मेनली इसमें जैसलमेर और जोधपुर वाला पार्ट आता है। तो इसमें एक तो आ जाता है डटकी जो कि जैसलमेर की है, और एक आ जाता है मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी में एक तो डटकी आ जाएगा और एक बाड़मेर वाली डाटी, ठीक है। आपको केवल क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें वो वाला क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। तो एक भाग तो इनका पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी को कह दिया मारवाड़ी। सेंटर क्या रखना है, जोधपुर। जोधपुर के उत्तर में चले तो उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी का एक ग्रंथ कौन सा है, वैली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। साउथ में चले इसके तो दक्षिणी, जोधपुर के साउथ में दक्षिणी मारवाड़ी, इसके पूर्व में चले तो पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिम में चले तो पश्चिमी मारवाड़ी, ठीक है। तो ये है हमारा पहला वाला क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन इन्होंने कहा ये वाला, इसको कहा इन्होंने उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी भाषा है, कौन सी दिशा है ये, पूर्व, ठीक है। इसके ये वाली को कह दिया उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। और इसमें जो इन्होंने कंसिडर किए वो किए मेवाती और अहिरवाटी, अहिरवाटी, ठीक है। फिर इन्होंने कंसिडर किया ये वाला क्षेत्र, इसको कहा इन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, मध्य पूर्वी राजस्थानी। इसमें इन्होंने कंसिडर किया डोनाडी और हाड़ौती को, ठीक है। अगला भाग देखते हैं, ये वाला भाग, ये तो दक्षिणी भाग, इसके ये वाला भाग, इसको कह दिया इन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और इसमें इन्होंने कंसिडर किसको किया, मालवी को, ठीक है। और एक जो लास्ट वाला भाग है वो बचा दक्षिणी राजस्थानी का, दक्षिणी राजस्थानी। और दक्षिणी राजस्थानी में इन्होंने निमाड़ी, जबकि हमने मालवी में ही पढ़ा था, मालवी में आ जाती है निमाड़ी, ठीक है, लेकिन इन्होंने निमाड़ी को अलग कंसिडर किया। इसके अलावा भीली, भीली को इन्होंने इसमें कंसिडर कर दिया। भीली का वैसे ही नाम क्या है, वागड़ी, ठीक है, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने उसको क्या कहा, भीली, ठीक है। तो ये इनके 5 भाग, एक तो पश्चिमी राजस्थानी सबसे बड़ा मारवाड़ी, इसके 4 भाग, 4 दिशाओं के आधार पर, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। उत्तरी में लिखा गया है वैली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। उसके बाद पूर्व वाला भाग, पूर्व की ये वाली दिशा उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, और फिर आ जाता है दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। तो ये है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के 5 भाग। ये 5वां भाग है, ये 4था भाग है, ठीक है।
ये तीसरा, ये दूसरा। तो ये है हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के 5 भागों का वर्गीकरण। एलपी टेसिटोरिका हम देख चुके, ये है ग्रियर्सन साहब का। ग्रियर्सन साहब ने ही सबसे पहले क्या किया था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब ने। इनका ग्रंथ कौन सा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा है। जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, पश्चिमी राजस्थानी, जिसका नाम दिया है मारवाड़ी। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा है दिशाओं के आधार पर। उत्तरी राजस्थानी या उत्तरी मारवाड़ी, जिसमें वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की गई है। ठीक है, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इसके अलावा जो और भाग है वो है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी में भी उत्तरी पूर्वी, फिर आए मध्य पूर्वी, फिर दक्षिणी पूर्वी और फिर दक्षिणी राजस्थानी। आपको केवल क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, डीप में ध्यान नहीं रखना। ठीक है भाई, ये क्लासिफिकेशन है, पूछ ले भाई निम्न में से उनके अनुसार कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है, तो वैसे ध्यान रखना है। अब गद्य पद्य की शैलियाँ, राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ। शैलियाँ, ठीक है, शैलियाँ जैसे वेली, ये भी क्या है शैली, रासो ये भी क्या है शैली। तो इस आधार पर अलग अलग शैलियाँ देख लेते हैं, केवल समझना है अपन को भाई ये चीज़ होता है बस। तो इसमें पहला आता है ख्यात। ख्यात माने विख्यात, कुख्यात, ख्यात मतलब प्रसिद्धि। ठीक है, तो अपनी प्रसिद्धि के लिए राजा लोग लिखाएंगे ख्यात। किसे लिखाएंगे, उनके कवियों से। ठीक है, ख्यात। ख्यात का मतलब आपको सिंपल यूँ ध्यान रखना है, प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए रचनाएं। और राजस्थान की जो पहली ख्यात मानी जाती है, जो पहली ख्यात मानी जाती है राजस्थान की, वो कौन सी है, नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात ये राजस्थान की क्या है, पहली ख्यात है, नैनसिरी ख्यात। इसके लेखक है मोहनोत नैनसी, मोहनोत नैनसी। ठीक है, इसके क्या है लेखक, राजस्थान की पहली ख्यात। ख्यात का मतलब प्रसिद्धि, राजाओं द्वारा अपनी प्रसिद्धि के लिए जो रचनाएं लिखी जाती है उन्हें कहते हैं ख्यात। कौन सी स्टाइल में, मेनली गद्य शैली में लिखी जाती है। किसमें, गद्य में। ठीक है, अगली देखते हैं वचनिका। वचनिका बेसिकली ये गद्य पद्य दोनों में लिखी जाती है। ठीक है, गद्य पद्य शैली। गद्य पद्य शैली का मिक्सचर क्या कहलाता है, याद है वन वर्ड, चंपू। ठीक है, जो गद्य में भी रहे पद्य में भी रहे उसको क्या कहते हैं, चंपू स्टाइल। वचनिका भाई सब में क्या होगा, बेसिकली वही राजाओं महाराजाओं की बातें की जाएगी, बस स्टाइल अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी सब चीज़ वही रहेगी। भाई ये गद्य पद्य शैली में, पूरी तरह गद्य शैली में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही गागरोण का किला, शिवदास काटड़ की अचलदास की चिरी वचनिका। अचलदास की चिरी वचनिका। वैसे दोबारा पढ़ेंगे हम इन सबको लेखकों के नाम के साथ। ठीक है, वचनिका, शिवदास गाडर की अचलदास की चिरी वचनिका। इसमें एक और आ जाती है, वहाँ पे बस केवल नाम ध्यान रख लो, राठौड़ रतन सिंह, महेश दासोत्री वचनिका। महेश दासोत्री वचनिका। ठीक है, तो ये वचनिका, वचनिका समझ में आ रहा है ना कि भाई ये वचनिका अलग शैली, ख्यात अलग शैली। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, लेखन की अलग अलग शैलियाँ हैं। ठीक है, इसमें अगली आती है दवावेद। दवावेद, ठीक है, दवावेद सेम किसकी तरह है, वचनिका की तरह है। ठीक है, इसमें वही गद्य पद्य में लिखी जाएगी, बस इसमें क्या होगा, दवावेद। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, नाम क्या है, अलग सा। तो इसमें क्या होगा, उर्दू और फारसी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वचनिका की तरह क्या है, बेसिकली वचनिका की तरह ही है। स्टाइल कैसी है, वचनिका की तरह ही, बस इसमें क्या किया जाएगा, उर्दू फारसी शब्दों का क्या किया जाएगा, अधिक प्रयोग। उर्दू फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग। उर्दू फारसी शब्दों का क्या किया जाएगा, अधिक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है,
अगली स्टाइल आ जाती है वाद। वाद का मतलब है बेसिकली कहानी कहना, ठीक है। वाद का मतलब है कहानी कहना। तो एक तो कहानी सुनने वाला रहेगा, एक हुकारा भी देगा, की जो आवाज़ रहती है उसको क्या बोलते हैं, हुकारा। तो इसमें एक तो कहानी कहने वाला रहेगा और दूसरा हुकारा देने वाला रहेगा, ठीक है। तो वाद, अब इसको लिखाने की क्या ज़रूरत है, लिखाने की ज़रूरत है क्या कि वाद क्या है, सिंपल ये तीनों स्टाइल में लिखाई जाएगी, गद्य में भी, पद्य में भी, गद्य पद्य में भी, ठीक है। वाद, ठीक है। वाद का मतलब क्या है, कहानी कहना। वाद का क्या मतलब है, कहानी कहना। ऐसे आ जाता है रासो, ठीक है। रासो, रासो का मतलब भी क्या होता है, जब आप किसी की गुणगान करने के लिए कुछ लिखते हो तो उसकी क्या कहते हैं, रासो। बस रासो में और ख्यात में इतना सा अंतर है कि वो गद्य शैली है और ये पद्य शैली में है, ठीक है। रासो में पद्य शैली, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर्ताय ने पृथ्वीराज का वर्णन किया है, उन्हें बताया भाई शब्द वेदी बाण भी चला सकते थे, वो सब उनका गुणगान केस में किया गया है पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। तो सब में क्या करेंगे, बेसिकली गुणगान ही करेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो। एक आ जाती है पर्ची। पर्ची, पर्ची किससे रिलेटेड है, पर्ची रिलेटेड है संतों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, संतों से रिलेटेड है। बेसिकली उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाता है किसमें, पर्चियों में। जैसे मीराबाई की पर्ची, दादू जी की पर्ची, ये तो बेसिकली पर्ची किससे रिलेटेड है, संतों से रिलेटेड है। किससे, संतों से, संतों के जीवन से संबंधित। एग्जाम्पल लिख लेना, मीरा की पर्ची, मीरा दादू की पर्ची। ऐसे पर्ची है वैसे ही आ जाता है एक साखी। क्या नाम है, साखी। साखी भी जो संतों ने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, इसमें साझा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ फील की है। तो जो साधु संत लोग हैं बेसिकली अपने अनुभव को साझा करते हैं। साधु संत अपने अनुभवों को साझा करते हैं। एग्जाम्पल, कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियाँ। ये जो भी संतों से रिलेटेड, जिन्होंने भी अपने जीवन के एक्सपीरियंस को साझा किया है, वो किस में आ जाएगा। तो पर्ची भी किससे रिलेटेड है, पूछ लेगा कि भाई पर्ची क्या है, तो पर्ची क्या है, साधु संतों के जीवन से रिलेटेड बातें किस में आ जाती है, पर्ची। साखी, साखी भी साधु संतों से रिलेटेड है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो किस में आ जाते हैं, साखी में आ जाते हैं, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश भी क्या है, बेसिकली आप किसी वंश पर, किसी राजा पर क्या करते हो, प्रकाश डालते हो, ठीक है। उसकी बातें डिटेल से बताते हो, वो किस में आ जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं। तो आगे इसमें जैसे कि राज प्रकाश, एक ग्रंथ है जिसमें राज सिंह, मेवाड़ का राजा राज सिंह के बारे में बताया गया है, वो क्या है, राज प्रकाश, ठीक है। तो इनके लेखक हम वहाँ देख लेंगे, फिर जब लेखक और किताबें साथ में पढ़ेंगे। तो प्रकाश। अगला आता है मरसिया, मरसिया। मरसिया क्या होता है, बेसिकली जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके गुणगान किया जाता है, उसके प्रति शोक व्यक्त किया जाता है, उसको कहते हैं मरसिया, ठीक है। आदमी मर गया, उसके बाद उसके द्वारा जो भी कारनामे किए गए हैं उनको बाद में गीत की फॉर्म में बताया जाता है, वो किस में आ जाता है, मरसिया की फॉर्म में। किसके मरसिया इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ा था हमने, कल्ला राय मणौत के, ठीक है। कल्ला राय मणौत ने क्या किया था, मरने से पहले ही अपने मरसिया लिखवा लेते थे, किससे, पृथ्वीराज राठौड़ से, ठीक है। कल्ला राय मणौत के मरसिए किसके द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। वही पृथ्वीराज राठौड़ जिनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, वेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है। तो वेली भी लिखी लो यहाँ पे, वेली। वेली क्या है, बेसिकली इसमें वेली प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है, ठीक है। वेली क्या है, एक छंदों का प्रयोग है, अलग अलग छंदों का प्रयोग है, वेली प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको कौन सी स्टाइल बोल देते हैं, वेली। बाकी सब में वही नॉर्मल कहानी तो वही रहेगी, आप किसी के बारे में कुछ चीज़ बता रहे हो, गद्य में भी कुछ चीज़ बताते हो, पद्य में भी बस गाने की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। वेली छंदों का प्रयोग, वेली छंदों का प्रयोग।
फेमस वैली है वैली कृष्ण रुक्मणी वैली। ये ग्रंथ तो याद ही कर लेना, ठीक है। रुक्मणी रचना किसकी? ये पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ राजस्थानी साहित्य की अलग अलग शैलियाँ। ये लिखो, एक आध और बची है जितनी। ठीक है, तो ये राजस्थानी साहित्य की अलग अलग शैलियाँ हैं, ठीक है। सब में क्या किया जाता है? बेसिकली गुणगान किया जाता है। मर्सी क्या है? मर्सी क्या है? बेसिकली शोक व्यक्त करने के लिए मर्सी लिखे जाते हैं, ठीक है, मरने के बाद। लेकिन कल्ला लाई मनो जो व्यक्ति है, अकबर ने अटैक किया था तो इसने अपने मरने के पहले क्या लिखवा लिए थे? अपने मर्सी लिखवा लिए थे। किससे? पृथ्वीराज राठौड़ से। पृथ्वीराज राठौड़ वही हैं जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी रचना की है, जो कि उत्तरी राजस्थानी में या उत्तरी मारवाड़ी में है। इसमें एक और लिख लो, विगत। विगत विगत थोड़ा क्या है? ब्रॉड चीज़ है, ठीक है। अभी तक तो क्या होता था? पर्टिकुलर पॉलिटी पर फोकस किया जाता था, राजा महाराजा के युद्धों पर फोकस किया था, भाई युद्धों में ऐसी वीरता दिखाई, ठीक है। लेकिन विगत क्या है? ब्रॉड एस्पेक्ट है। विगत का मतलब क्या है? पास्ट। विगत का मतलब क्या है? बेसिकली पास्ट, ठीक है। विगत का क्या मतलब है? पास्ट। लेकिन ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ठीक। कैसा है? व्यापक, नैरो माइंडेड नहीं है, ठीक है। अभी तक किसमें, सब में किस पर फोकस किया जाता था? पॉलिटी पर फोकस किया जाता था, युद्धों पर फोकस किया जाता था। लेकिन यहाँ पर पॉलिटी पर भी फोकस किया जाता है, सोशल एस्पेक्ट की भी बात की जाती है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की भी बात की जाती है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट, इन सब एस्पेक्ट की बात किसमें की जाती है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जैसे उस समय भूमि की पैमाइश कैसे होती थी, ठीक है, कैसी खेती प्रचलित थी, ये सब किसमें आ जाता है? विगत। सोशल, समाज कैसा था, कल्चरल, धर्म वगैरह कैसा था, ये सब जानकारी किसमें? पॉलिटी। तो वही शासन प्रणाली। तो विगत क्या है? एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, ठीक है। और विगत में सबसे फेमस विगत है मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है जिनके द्वारा राजस्थान की पहली ख्यात लिखी गई थी, मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी, ठीक है। इनके द्वारा ही लिखा गया था क्या? मारवाड़ा परगना विगत। इसमें ये इस समय की जनसंख्या के बारे में भी जानकारी देते हैं, ठीक है। जनसंख्या के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है, मारवाड़ा परगनारी विगत, ठीक है। विगत का मतलब है बेसिकली उस समय का गजट था। जैसे आज भी कोई भी चीज़ गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो वो किसमें? गजट में अपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे भाई ये वाला बिल लेके आए, ये सब गजट में इन्फॉर्मेशन, तो वही गजट है बेसिकली। लेकिन ये ब्रॉड अप्रोच है, इसमें सारे के सारे आस्पेक्ट आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल आस्पेक्ट, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था ये? मारवाड़ा परगनारी विगत। किसके द्वारा? मूणोत नैणसी के द्वारा। और मूणोत नैणसी के द्वारा राजस्थान की पहली ख्यात लिखी गई है। एक बार राजस्थानी साहित्य का कालक्रम भी देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कालक्रम में राजस्थानी साहित्य को अलग अलग प्रवृत्ति दिखाई देती है। राजस्थानी साहित्य की प्रवृत्ति या विकास के लो, ठीक है। तो काल, प्रवृत्ति और समय, ठीक है। काल, प्राचीन काल, ठीक है। क्या नाम दिया इस काल को? प्राचीन काल। इसमें प्रवृत्ति रही वीर रस की, ठीक है। वीर रस, युद्ध उद्ध ज़्यादा होते थे इसलिए नायक को आदर्श के रूप में प्रदर्शित करने के लिए वीर रस से परिपूर्ण साहित्य लिखा गया है इस समय, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है 1050 से 1450, ठीक है। काम का नहीं है, बस एक बार ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। फिर आ जाता है मध्यकाल। इसमें क्या हुआ? वीर रस के बाद युद्ध उद्ध हुए, जनता दुखी हुई, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। जनता दुखी होती है, किसका नाम लेते हैं? भगवान का, तो इसको कहते हैं भक्ति काल। इस समय जो साधु संत हमने पढ़े थे उनकी रचनाएं आ जाती हैं बेसिकली। किसकी? दादू की, चरणदास जी की, जसनाती की, ये सब रचनाएं किसमें आ जाती है? इस पीरियड में आ जाता है। मीराबाई की, और इसका पीरियड माना जाता है 1450 से लेकर 1650 AD तक, ठीक है। फिर आ जाता है उत्तर मध्यकाल।
उत्तर मध्यकाल, ये काल, अब युद्ध भी हो गया, भगवान का नाम ले लिया तो भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप क्या दे दी, शांति, ठीक है, आशीर्वाद के रूप में क्या दे दी, शांति। जब शांति रहेगी तभी कल्चरल वल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, युद्ध उद्ध होते रहेंगे तो आदमी बचने पर फोकस करेगा। तो इस समय शांति का काल रहा, इसलिए इस समय इस काल को कहते हैं, प्रवृत्ति कैसी रही, श्रृंगार, रीति, नीति, मतलब हर तरह की प्रवृत्ति। श्रृंगार का मतलब वही प्रेम आख्यान वगैरह पे फोकस किया गया, ठीक है, क्योंकि शांति का काल था। इस समय वीर मतलब आदर्श के रूप में आपको वीर रस वाली चीज़ें बातें नहीं करनी, क्योंकि साहस बढ़ने के लिए क्या चाहिए, वीर रस वाली कविताएं चाहिए, ठीक है। आज भी हम जब स्वतंत्रता की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें क्या बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है। लेकिन अगर शांति रहेगी तो फिर आदमी सोचेगा कि चलो पढ़ लें दो, ठीक है। तो ये पीरियड आ जाता है 1650 से लेकर 1850 तक, ठीक है। राजे अरे सोटे, जो राजे अरे सोटे है वो इस टाइम की, राजे अरे सोटे, राजे क्या था, नौकर था उनका, कवि का। फिर आ जाता है आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल आ गया, सब फ्री हो गए, ठीक है, हर कोई लिख पढ़ सकता था, तो सब ने अपने अपने अलग अलग, अब मल्टी डायमेंशनल अलग अलग सब्जेक्ट, पहले तो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते थे सब कि राजाओं के बारे में बताना है, ठीक है, या भगवान के बारे में बताता है। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट, जनता के बारे में भी बताओ, लोगों के बारे में, लोगों में भी अलग अलग तरह के लोगों में। तो यहाँ पर क्या है, विविध विषयों, विविध विषयों, अलग अलग सब्जेक्ट का यूज हुआ, विविध विषयों का प्रयोग। और ये 1850 के बाद का समय, ठीक है, आधुनिक। और इसमें जो आधुनिक काल में रचनाएं आ जाती है वो किसकी आ जाती है, एक तो कौन आएगा बताओ, 1857 के आसपास कौन पढ़ा हमने, सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, इन्होंने क्या किया, वापस से वही पॉलिटिकल अवेयरनेस, देशभक्ति की भावनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। इनकी रचनाएं वीर सत्सई वंश भास्कर, ये जब हम लेखक और किताबें पढ़ेंगे तब भी आएगा ये, ठीक है। किसके दरबार में थे, बूंदी के राम सिंह के दरबार में। इसमें एक और आ जाता है बाकीदास, ठीक है। तो ये है बेसिकली, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये देख लेना भाई, विगत क्या है, एक ब्रॉडर अप्रोच है, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट सबको पर फोकस किया जाता है। नैणसी, मुनोट नैणसी द्वारा मारवाड़ परगनारी विगत लिखी गई, और ये राजस्थानी भाषा की साहित्य की प्रवृत्ति, अलग अलग समय में अलग अलग प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये हमने आज बेसिक सा देखे, अब किताबें बची और उनके लेखक बचे हैं, तो वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। धन्यवाद।